जैक द रिपर, एक ऐसा नाम जो आज भी 125 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी एक एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। बिल्कुल। ये नाम सुनते ही 1888 के लंदन की वो धुंधली गैसलाइट से रोशन सर्द गलियों का ख्याल आता है, जहां कोहरे में लिपटा एक अनजान साया घूम रहा था। और आज हम इसी रहस्यमयी कहानी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उस दौर के कुछ लेख हैं, रिसर्च नोट्स हैं, आर्काइव्स हैं, जो हमें 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल इलाके में हुई उन क्रूर हत्याओं की दुनिया में वापस ले जाते हैं। ये उस अज्ञात कातिल की कहानी है जिसकी पहचान आज तक एक पहेली बनी हुई है। और हमारा काम है इन स्रोतों के जरिए इस पहेली को परत दर परत खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1888 में असल में हुआ क्या था। हाँ, वो कौन सी हत्याएं थीं जिन्हें आज कैनोनिकल 5 कहा जाता है, और सबसे बढ़कर पूरे लंदन में वो जिसे आतंक का राज कहा गया, वो क्यों और कैसे फैल गया। और ये भी कि पुलिस की जांच में ऐसी क्या रुकावटें आ रही थी। मतलब कातिल कभी पकड़ा ही नहीं गया, मुख्य संदिग्ध कौन थे, और सबसे बड़ा सवाल ये गुत्थी आज तक अनसुलझी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं उस माहौल से 1888 का लंदन और खासकर व्हाइट चैपल। मुझे लगता है कि उस माहौल के बिना जैक द रिपर की कहानी इतनी डरावनी होती ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो माहौल ही मतलब इस कहानी का एक अहम किरदार है। व्हाइट चैपल उस वक्त लंदन का मतलब वो चेहरा था जिससे अमीर लोग देखना नहीं चाहते थे। अच्छा। बहुत ही ज्यादा गरीब, खचाखच भरावा और बदबूदार इलाका था वो। स्रोत बताते हैं कि गलियां इतनी तंग थीं कि 2 लोग मुश्किल से गुजर पाते थे। बाप रे। और घरों के नाम पर छोटे नाम और बिना हवा वाले कमरे थे जहां कई बार पूरा पूरा परिवार रहता था। तो मतलब जीने का हालात ही बहुत मुश्किल थे ऐसे में। हाँ। रोजी रोटी का क्या होता होगा? काम मिलना तो लगभग किस्मत की बात थी। ज्यादातर लोग डॉक्स पर दिहाड़ी मजदूरी करते थे या फिर घरों में सिलाई कढ़ाई जैसे छोटे मोटे अनियमित काम। तो कमाई भी पक्की नहीं थी। बिल्कुल नहीं। कमाई इतनी कम थी कि अगले दिन का खाना मिलेगा या नहीं ये भी पक्का नहीं होता था। और इसी गरीबी और लाचारी की वजह से कुछ लोग, जिनमें वो औरतें भी शामिल थी जो बाद में शिकार बनी, वो शराब और छोटे मोटे क्राइम के रास्ते पर चले गए। कुछ को तो पेट पालने के लिए सेक्स वर्क जैसा रिस्की काम भी करना पड़ा। और यहीं से कहानी का वो दुखद हिस्सा शुरू होता है जिसे कैनोनिकल 5 कहते हैं। अगस्त से नवंबर 1888 के बीच, मतलब कुछ ही महीनों के अंदर 5 महिलाओं की हत्या हुई। हाँ। और इन हत्याओं का पैटर्न इतना मिलता जुलता था कि माना गया कि इन्हें एक ही शख्स ने अंजाम दिया। इन पीड़िताओं के नाम थे मैरी एन निकोल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोज और मैरी जेन केली। हाँ, और उस दौर के स्रोतों में तो इन महिलाओं की पहचान को अक्सर उनके काम से जोड़कर बहुत ही संवेदनहीन तरीके से पेश किया गया। लेकिन आज के इतिहासकार इस नजरिए को चुनौती देते हैं। वो सिर्फ कातिल की सनसनी से आगे बढ़कर इन महिलाओं के जीवन संघर्ष को समझने पर जोर दे रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी पहलू है। मतलब वो सिर्फ विक्टिम नहीं थीं, वो औरतें थीं जो एक बेहद मुश्किल और बेरहम दुनिया में जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रही थीं। बिल्कुल। उनकी कहानियां सिर्फ उनकी मौत के बारे में नहीं, बल्कि उनके जीवन के संघर्ष के बारे में भी हैं। यह सिर्फ एक कातिल की कहानी नहीं है, यह उस दौर के समाज की, उसकी गरीबी की और महिलाओं के प्रति उसके नजरिए की भी कहानी है। तो माहौल इतना खराब था, पीड़िताएं इतनी लाचार, ऐसा लगता है कातिल के लिए सब कुछ आसान था। पर पुलिस क्या कर रही थी? क्या वे बस हाथ पर हाथ धरे बैठे थे? सवाल तो यही उठता है कि आखिर कातिल पकड़ा क्यों नहीं गया? देखिए, ये सवाल आज पूछना आसान है, लेकिन हमें 1888 के हिसाब से सोचना होगा। सही बात है। आज की पुलिसिंग और उस दौर की पुलिसिंग में जमीन आसमान का फर्क है। आज हमारे पास हर गली में सीसीटीवी कैमरे हैं, हमारे पास डीएनए टेस्टिंग है, फिंगरप्रिंट डेटाबेस है, मोबाइल फोन है, जानकारी मिनटों में यहाँ से वहां पहुंच जाती है। और उस वक्त तो इनमें से कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। जांच का पूरा तरीका वो एकदम पुराना था। मतलब गवाहों से पूछताछ करना, पुलिस की गश्त बढ़ाना और घर घर जाकर तलाशी लेना। अब आप सोचिए, व्हाइट चैपल जैसी घनी आबादी वाली जगह, जहां हजारों लोग छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, वहां घर घर तलाशी लेना कितना मुश्किल रहा होगा। भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा। बिल्कुल। और यही वजह है कि पुलिस को हजारों लोगों से पूछताछ करने के बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। और ऊपर से कुछ और भी बड़ी चुनौतियां थीं। जैसे कि एक दिलचस्प बात यह है
कि इस केस की जांच में एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग पुलिस बल शामिल थे। 2 पुलिस फोर्स एक ही शहर में, ये कैसे? हाँ, ज्यादातर व्हाइट चैपल का इलाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंडर आता था, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना स्थल जहां कैथरीन एडोज की लाश मिली थी, वो माइट्र स्क्वायर था। अच्छा, और वो सिटी ऑफ लंदन पुलिस के इलाके में था। ये लंदन शहर का एक छोटा ऑटोनमस हिस्सा है जिसकी अपनी पुलिस फोर्स है। तो इसका मतलब 2 अलग-अलग टीमें, शायद अलग-अलग तरीके, और हो सकता है थोड़ी आपसी खींचतान भी। इससे तो तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो गया होगा। निश्चित रूप से रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दोनों बलों के बीच जानकारी साझा करने में दिक्कतें थी। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती एक और थी, जिसने इस केस को हमेशा के लिए बदल दिया। और वो क्या थी? चिट्ठियां। जैक द रिपर की मशहूर चिट्ठियां। जी हाँ, पुलिस को जैक द रिपर के नाम से सैकड़ों पत्र मिले। इनमें से 2 बहुत मशहूर हुए। एक था डियर बॉस लेटर, जिसमें पहली बार जैक द रिपर नाम का इस्तेमाल हुआ था, और दूसरा था फ्रॉम हेल लेटर, जो बहुत ही डरावना था। 1 मिनट के लिए सोचिए, पुलिस स्टेशन में एक डिब्बा आता है, उसे खोला जाता है और उसमें इंसान की किडनी का आधा टुकड़ा रखा है। हाँ, साथ में एक खत जिसमें लिखा है, मैंने दूसरा आधा हिस्सा तल कर खा लिया। उस कमरे में बैठे ऑफिसर पर क्या बीती होगी? ये खौफ पैदा करने का एक सोचा समझा तरीका था। लेकिन बात यह है कि नेशनल आर्काइव्स के अनुसार इन सैकड़ों चिट्ठियों में से ज्यादातर नकली थीं। ज्यादातर नकली थी? अच्छा, मतलब शरारती लोगों ने या शायद पत्रकारों ने ध्यान खींचने के लिए भेजी थी। तो इन नकली चिट्ठियों ने जांच पर क्या असर डाला? ये तो पुलिस का ध्यान भटकाने का एक जबरदस्त तरीका था। इसका दोहरा असर हुआ। एक तो पुलिस का कीमती समय और रिसोर्स वो असली सुरागों से भटककर इन नकली चिट्ठियों की जांच में लग गए। और दूसरा, इन चिट्ठियों ने, खासकर डियर बॉस लेटर ने, जनता के बीच जैक द रिपर के नाम को एक खौफनाक ब्रांड बना दिया। और इस आग में घी डालने का काम किया उस दौर के मीडिया ने। हाँ, अखबारों की भूमिका तो बहुत बड़ी रही होगी। उस जमाने में टीवी या इंटरनेट तो था नहीं। बिल्कुल, लोगों के लिए जानकारी का जरिया अखबार ही थे, और अखबारों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। हर सुबह की हेडलाइन पहले से ज्यादा सनसनीखेज होती थी। हत्याओं का ब्यौरा इतने ग्राफिक तरीके से छापा जाता था कि लोग पढ़कर कांप जाते थे। तो डर और बढ़ता गया होगा। बहुत ज्यादा। हर रोज एक नई थ्योरी, एक नया शक, एक नया गवाह पेश किया जाता था। इससे पुलिस पर पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ गया और पूरे शहर में डर और अविश्वास का माहौल बन गया। तो अगर हम इसे समेटें तो तस्वीर ये बनती है, एक तरफ सीमित तकनीक और रिसोर्स वाली पुलिस जो 2 हिस्सों में बटी हुई है, दूसरी तरफ व्हाइट चैपल जैसा भीड़ भाड़ वाला तंग गलियों का इलाका जहां कातिल का छुपना बहुत आसान था। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर से नकली चिट्ठियां और सनसनीखेज मीडिया का शोर, इन सब ने मिलकर कातिल को पकड़ना लगभग नामुमकिन बना दिया। बिल्कुल, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था जिसमें हत्यारा आया, अपना काम किया और कोहरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद पुलिस की नजर में कोई तो होगा। क्या उनके पास संदिग्धों की कोई लिस्ट थी भी, या वे बस हवा में तीर चला रहे थे? लिस्ट तो थी, और वो काफी लंबी भी थी। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक किसी एक भी संदिग्ध पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। हमारे पास कई नाम हैं, कई थ्योरीज हैं, पर सबूत नहीं है। किसी के भी खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है जो अदालत में टिक सके। ये सभी नाम केवल संभावनाएं हैं, अटकलें हैं। चलिए, कुछ सबसे चर्चित नामों और थ्योरीज पर नजर डालते हैं। एक नाम जो अक्सर सामने आता है वो है एरन कोस्मिंस्की। उसके बारे में क्या कहानी है? कोस्मिंस्की व्हाइट चैपल में रहने वाला एक पोलिश यहूदी नाई था जो मानसिक रूप से बीमार था। उसे पुलिस ने संदिग्ध माना था क्योंकि वो महिलाओं से नफरत करता था और उसमें हिंसक प्रवृत्तियां थीं। अच्छा। हाल के कुछ सालों में उसका नाम फिर से सुर्खियों में आया जब एक लेखक ने दावा किया कि उसने एक पीड़िता की शॉल पर मिले डीएनए से कोस्मिंस्की की पहचान कर ली है। डीएनए? तो क्या ये केस सुलझ गया? डीएनए सबूत तो बहुत ठोस माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये डीएनए आधारित दावे बहुत ज्यादा विवादित हैं। अच्छा। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने उस शॉल के असली होने पर, डीएनए के सैंपल लेने के तरीके पर और नतीजों की व्याख्या पर
गंभीर सवाल उठाए हैं। इसलिए ज्यादातर विशेषज्ञ इसे निर्णायक सबूत नहीं मानते। ये बस एक और थ्योरी है। दिलचस्प बात है। मतलब हर थ्योरी उस दौर के किसी न किसी डर को दिखाती है। कॉस्मिंस्की की थ्योरी बाहरी लोगों यानी अप्रवासियों के डर को दिखाती है, जो उस समय लंदन में एक बड़ा सामाजिक मुद्दा था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब दूसरे बड़े संदिग्ध पर आते हैं, मॉन्टेग्यू जॉन ड्रूइट। वो एक वकील और शिक्षक था, मतलब समाज का एक सम्मानित सदस्य। ये तो बिल्कुल उल्टा केस हो गया। एक बाहरी आदमी से शक अब समाज के अंदर के आदमी पर आ गया। हाँ, और यही उस दौर का दूसरा बड़ा डर था कि दरिंदा कोई बाहर ही नहीं बल्कि हमारे बीच ही छिपा हो सकता है। ड्रूइट पर शक इसलिए गया क्योंकि आखिरी हत्या के कुछ ही हफ्तों बाद उसकी लाश टेम्स नदी में मिली थी। ओहो। उसने आत्महत्या कर ली थी। बाद में एक बड़े पुलिस अधिकारी ने अपने नोट्स में लिखा कि उन्हें लगता था कि ड्रूइट ही कातिल था। लेकिन क्या उसके खिलाफ कोई सीधा सबूत था? कोई सीधा सबूत नहीं। वो व्हाइट चैपल से काफी दूर रहता था। उसके खिलाफ सारा मामला सिर्फ टाइमिंग और एक पुलिस वाले के निजी शक पर आधारित है। इनके अलावा भी तो कुछ नाम हैं, जैसे जॉर्ज चैपमन या फ्रांसिस टम्बल्टी। हाँ, जॉर्ज चैपमन एक और पोलिश अप्रवासी था जिसे बाद में अपनी 3 पत्नियों को जहर देकर मारने की जुर्म में फांसी दी गई थी। एक इंस्पेक्टर को तो पक्का यकीन था कि वही रिपर था। अच्छा। वहीं फ्रांसिस टम्बल्टी एक अमेरिकी डॉक्टर था जो उस समय लंदन में था और महिलाओं से नफरत के लिए जाना जाता था। लेकिन इन सभी के साथ वही समस्या है, शक तो है पर हत्याओं से जोड़ने वाला कोई ठोस लिंक नहीं है। तो इतने सारे नाम, इतनी सारी अटकलें, अगर हम इन सभी थ्योरीज को देखें तो क्या कोई कॉमन पैटर्न उभर कर आता है? हाँ, इन सभी बिखरी हुई थ्योरीज को हम मोटे तौर पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। ओके। पहली थ्योरी, जैसा कि हमने बात की, कातिल स्थानीय था। उसे व्हाइट चैपल की तंग, अंधेरी गलियों और निकलने के रास्तों की इतनी अच्छी जानकारी थी कि वो हत्या करके मिनटों में भीड़ में गायब हो जाता था। ये बात तो समझ में आती है। दूसरा पैटर्न क्या है? दूसरी थ्योरी ये है कि कातिल को शरीर रचना का ज्ञान था। जिस क्रूरता और प्रिसिजन से कुछ पीड़िताओं के शरीर से अंग निकाले गए थे, उससे कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो कोई डॉक्टर, सर्जन या कसाई हो सकता है। अच्छा। ये ड्रूइट या टम्बल्टी जैसे पढ़े लिखे संदिग्धों की ओर इशारा करता है। हालांकि इस पर भी बहस है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए किसी खास मेडिकल ज्ञान की जरूरत नहीं थी। और तीसरी, मुझे लगता है ये सबसे अहम है। तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प थ्योरी ये है कि असल अपराधी से ज्यादा बड़ी जैक द रिपर की कहानी हो गई। कहानी अपराधी से बड़ी हो गई। हाँ, मीडिया और उन नकली चिट्ठियों ने मिलकर एक साधारण भले ही क्रूर अपराधी को एक अलौकिक शैतानी ताकत वाले मिथक में बदल दिया। हो सकता है कि पुलिस एक ऐसे मास्टरमाइंड विलन को ढूंढ रही थी जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं था, और असली कातिल इसी शोर और धुन में कहीं खो गया। बिल्कुल। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने 1888 में व्हाइट चैपल की उन सर्द रातों को देखा, उन कैनोनिकल 5 हत्याओं की क्रूरता को समझा। हमने पुलिस जांच की सीमाओं को परखा, जहां तकनीक की कमी और मीडिया के शोर ने सच को दफन कर दिया। और आखिर में हमने संदिग्धों की एक लंबी लिस्ट देखी, जिसके अंत में आज भी एक बड़ा सवालिया निशान है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे गरीबी, सामाजिक असुरक्षा, अफवाहें और मीडिया की सनसनी मिलकर एक ऐसे रहस्य को जन्म दे सकते हैं जो सदी भर से भी ज्यादा समय तक इंसानी कल्पना को जकड़े रहता है। बिल्कुल। और अंत में हम श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। ये पूछने के बजाय कि जैक द रिपर कौन था, शायद हमें इस कहानी की विरासत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक दिलचस्प सवाल। तो सवाल ये है, क्या असली कातिल से ज्यादा जैक द रिपर की कहानी उन चिट्ठियों और अखबारों की देन है जिन्होंने एक अपराधी को एक अमर और डरावने मिथक में बदल दिया? और ये हमें आज के सोशल मीडिया, फेक न्यूज और अफवाहों के दौर के बारे में क्या सिखाता?